Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand. दिन हम भी थे पार्लियामेंट में, सामने मोदी जी बैठे थे, एक लाइन पीछे हम भी बैठे थे। क्या अखबारी साहब मैं भी पीछे बैठा घायल हो गया। अब वो पप्पू कहता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मायावती, अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की पप्पी भी आ गई है। से सुपनखा को रावण भेजा था तो प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने। अरे इसका मतलब अपनी अयोग्यता तो पहले ही प्रमाणित कर दिया कि हमारे बस का मोदी से लड़ना नहीं है। तो भाई बहन मिलकर के लड़ेंगे, तो भाई बहन क्या लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। मोदी के चरित्र और ईमान के सामने भारत की राजनीति ही नहीं, भारत की जनता ही नहीं, दुनिया की जनता जो एक बार सम्मान देना प्रारंभ कर दी है मेरे भाइयों। नमस्कार, मैं हूं अजय। 3 पीढ़ियां और चुनाव, इस विशेष सीरीज में हम आपको दिखा रहे हैं, हम यहां पर बात करते हैं अपने मेहमानों और जनता के साथ कि राजनीति बदलते दौर में कितनी बदल गई है। आज के एपिसोड में बात करेंगे हम कि राजनीति की भाषा कितनी बदली है। तब जब पटेल जी बोला करते थे जनसभाओं में, नेहरू जी बोला करते थे चुनावी रैलियों में, तब की भाषा क्या थी, और आज जब हमारे आज के नेता बोल रहे हैं, और आज का मेरा मतलब है पिछले 1 दशक को मान लीजिए, तो इस दौर की भाषा कैसी है, राजनीति की भाषा कितनी बदली। दरअसल राजनीति 2 चीजों पर चलती है, सिद्धांतों पर और छवि पर, परसेप्शन पर, और ये दोनों ही बातें जनता तक पहुंचाते हैं नेता अपनी भाषा के जरिए। तो जो आज की भाषा है, जो अक्सर हम बीच बीच में सुनते रहते हैं भाषा, क्या वो उन सिद्धांतों को पहुंचाने वाले होते हैं, या क्या उनकी भाषा जो होती है वो छवियों को बेहतर करने वाली होती है? ऐसा नहीं है कि ऐसी भाषा नहीं आ रही है सामने, ऐसी भी भाषा सामने आ रही है, लेकिन वो भाषा जो सुन के कोई शर्मसार हो जाए, वो क्या पहुंचाने के लिए होती है, ये भी आज जनता यहां सवाल करेगी, और हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जवाब देंगे। आइए सबसे पहले मैं मिलवा दूं आपको अपने मेहमानों से। मेरे साथ यहां मौजूद है राजकुमार भाटी साहब, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, पत्रकार भी रहे हैं राजकुमार भाटी जी, एकेडमिशियन भी रहे हैं, कॉलेज भी चलाते हैं, पढ़ाते भी रहे हैं, इसीलिए इनको खासतौर से बुलाया है कि गंभीर बातें ये हमें बताएंगे। प्रोफेसर गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ है DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी का। मेरे साथ पल्लवी शर्मा जी, कांग्रेस की नेता हैं, युवा नेता हैं। ये इनकी भाषा कैसी है ये भी आज हम देखेंगे, और कैसी कैसी भाषा आती है आज ये भी हम समझेंगे इनसे। चारू प्रज्ञा, बीजेपी की नेता, चाल, चरित्र, चेहरा और सिद्धांत वाली पार्टी की भाषा कैसी है आज के दिन, ये भी हम जानेंगे। मेरे साथ रंजीत जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, विशेष मेहमान के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप राजनीति का विश्लेषण करते हैं, तो आप भाषाओं के बारे में हमें खूब बता पाएंगे कि कैसी कैसी भाषाएं सामने आती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने है वो है आज की जनता, तीनों पीढ़ियों की। हम तीनों पीढ़ी की बात करेंगे, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, मिडिल एज भी हैं और युवा भी हैं। ये सब बताएंगे और पूछेंगे इनको कैसी लगती है भाषा। लेकिन सबसे पहले राजकुमार जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आप मानते हैं क्या कि भाषा कुछ बदल गई है? निश्चित तौर पर देखिए, सार्वजनिक जीवन में जो भी हो, चाहे राजनीति में हो चाहे किसी और व्यवसाय में हो, उनकी भाषा बहुत शालीन और बहुत सारगर्भित होनी चाहिए और अनुशासित होनी चाहिए। और ये बात भी आपकी सही है कि राजनीति में भाषा में गिरावट आई है, राजनीति में भी आई है और क्षेत्रों में भी आई है, लेकिन हम राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मैं सबसे बड़ा कारण ये मानता हूँ कि राजनीति में जो पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, ये सब समस्याओं की जड़ है। आजकल क्या होता है कि पैसे की वजह से रातों रात आदमी नेता बन जाता है, रातों रात। तो नेता वाले गुण उसमें कहीं कम रहते हैं। उसके पास ना तो अध्ययन होता है, ना अनुभव होता है, ना अच्छी भाषा होती है, ना अच्छे विचार होते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी बात, मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक तो इसी संदर्भ में मैं बता दूं। तो ये पैसे के बल पर कैसे नेता बन जाते हैं? क्योंकि वो तो पार्टी बनाती है ना, टिकट बेच देती है पार्टी, इसलिए बन जाते हैं। या आजकल नेता वही बन सकता है जिसके पास करोड़ों हो, तब 10-15 करोड़ खर्च करेगा, तो पार्टियां बनाती है ऐसे लोगों को नेता। आपकी डिबेट बहुत गंभीर डिबेट है, गंभीर विषय पर है। हाँ। तो हम यहाँ केवल पार्टी के प्रतिनिधि बनकर नहीं बैठे हैं, हम ईमानदारी की बात करेंगे। तो ये नहीं कि बीमारी की तलाश भी करेंगे कि वो वायरस आ कहां से रहा है। जो आपने कहा जी, कुछ पार्टियां टिकट भी बेचती हैं,
कुछ लोग पैसे के बल पर चमक दमक दिखा के टिकट हासिल कर लेते हैं और उसके बाद वोटर भी प्रभावित होता है पैसे से। होता है नहीं होता? ईमानदारी से बताएं। पल्लवी, आप तो युवा हैं और अक्सर युवा की भाषा बेहतर मैंने पाई है बुजुर्ग नेताओं से। क्या ये बात सही है? क्या इस तरह की जो भाषा आती है वो हालांकि सब बंटवारा करना बड़ा मुश्किल है, आपको कैसी लगती है ऐसी भाषा? कैसे भाषा बिगड़ रही है लोगों की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक जो स्तर है, जिसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स कहा जाता है, आज काफ़ी निचले स्तर पर है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक युवा हूँ, एक महिला हूँ, मेरे लिए भी आजकल आप देखेंगे, खैर ये तो हमने पहले से देखा है कि हिंदुस्तान में किस प्रकार अगर कोई महिला बोले कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ, उसको बोलने में ही, उसके परिवार के सामने ये बात रखने में ही, ये प्रस्ताव रखने में ही बहुत धैर्य लगता है। ऊपर से आज का जो राजनीतिक स्तर हो चुका है, मुझे लगता है वो महिलाओं के लिए बहुत ही घातक स्थित हो रहा है और इसलिए काफी महिलाएं जो है आगे बढ़कर राजनीति में उस तरह से अब पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ, एक मिनट के लिए आप सब लोग भूल जाइए कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ। एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी अभी राजनीति में आई। आए दिन आप लोग जानते हैं, आप में से काफी लोग यहाँ युवा मेरे भाई बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा, ट्विटर पे आप सब एक्टिव होंगे, किस तरह का एक कैंपेन उनके खिलाफ चला है, जिसपे उनके चरित्र से लेकर, उनके चेहरे से लेकर हर चीज के बारे में बात की गई है। तो मैं मानती हूं कि एक तो महिलाओं के लिए आगे ही कठिन है राजनीति में आना, और आज का जो राजनीतिक स्तर हो गया है उसको मद्देनजर रखते हुए महिलाओं के लिए और मुश्किल हो चुका है। तो भाषा भी रुकावट का काम कर रही है महिलाओं के लिए एक और अलग से। आप देखिए, आज से अगर आप गरिमा बचाए रखना मुश्किल है। हाँ, आज से अगर आप 5 साल पहले का उदाहरण ले ले, आप जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त से ले ले, पंडित नेहरू जी के वक्त से, पहले प्रधानमंत्री थे देश के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी में काफी डिसीजंस को लेके मतभेद होता था, जो सामने भी है कि दोनों की एक राय नहीं होती थी काफी फैसलों को लेकर। लेकिन इस तरह का भाषा का प्रयोग, मतभेद होते हुए भी मनभेद ना होने देना, ये राजनीति में गुण था जो पिछले 5 सालों में लगता है मुझे कि काफी कम हुआ है। चारू, क्या ये राजनीतिक जो विरोध की परंपरा रही है लोकतंत्र में, ये स्वाभाविक भी है, वो अब व्यक्तिगत विरोध में बदल गया है? हमले व्यक्तिगत होते हैं, पप्पू के साथ पप्पी आ जाती है। और आप इसका दूसरा पहलू भी देखिए अजय जी, प्रॉब्लम ये हो गई है आजकल राजनीति में, जहाँ डिस्कोर्स होना चाहिए वहाँ डेस्परेशन आ गया है, और इस डेस्परेशन से ये होता है कि हम भूल जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ और आप मुझे बताइएगा अगर आप मेरे उदाहरण से सहमत है तो जब मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेती हूँ, वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जिस दिन वो शपथ ले लेते हैं, हमको ये याद रखना चाहिए कि अगर हम उंगली उठा रहे हैं, हम एक उनकी पॉलिसी पर उंगली उठा सकते हैं, हम उनकी बातों पर उंगली उठा सकते हैं, पर हम ये नहीं बोल सकते बिना किसी प्रूफ के हमारे देश का प्रधानमंत्री चोर है, जो आजकल राजनीतिक डेस्परेशन में होने लगा है। और मैं बार बार डेस्परेशन का वर्ड यूज कर रही हूं। जब कोई राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व खतरे में उनको लगता है, वो लो ब्लोज करना चालू हो जाते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि एक पहलू किसी का ठीक है दूसरा नहीं। क्या होता है कि अगर एक तरफ से बहुत ज्यादा आरोप लगते हैं तो दूसरी तरफ से भी आरोप लगने चालू हो जाते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो हमारे देश के लिए पॉजिटिव चेन रिएक्शन का काम कर रहा है जी। लेकिन मैं फिर भी एक बात, तो ये फिर भी आप कहीं से भी जस्टिफाई करेंगी क्या कि पप्पू पप्पी जैसा बयान? मैं देखिए, नेम कॉलिंग, एक किसी को पेट नेम देना और किसी को चोर बोलना, भाई मैं आपको गिनवा दूं, मैं कितने लोगों को जानती हूं जिनका नाम ही पप्पू होता है। ऐड आया था, पप्पू पास हो गया, क्या उसमें उस आदमी का तो प्यार से राहुल जी को पप्पू बुलाते हैं क्या बीजेपी के लोग? एक पेट नेम की तरह एक नाम यूज होता है, एक पेट नेम की तरह यूज होता है। लेकिन चोर का मतलब तो आप किसी भी भाषा में उसको कन्वर्ट करके ये बात, अच्छा चलिए इसको भी आगे बढ़ाएं। क्या सीधे या फिर आप? अजय जी, मैं एक बात मैं फिर से लौटता हूं, I'll come back to you. पल्लवी, ये प्रधानमंत्री को चोर 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 कहना बार बार, हालांकि अब उन्होंने कैंपेन ही बना दिया है कि मैं चौकीदार हूं, हो सकता है, और लोगों का मानना है कि वो उल्टा ही पड़ रहा है। लेकिन क्या इज इट राइट? प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है एक, वो उसको सीधे कहना
विदाउट एनी प्रूफ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप आज से 5 साल पहले देखेंगे, कभी आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यही नारा लगाते हैं। मैं एक मिनट बात खत्म कर लूं। प्रधानमंत्री पद की एक अपनी गरिमा होती है और उस गरिमा को बचाए रखना सबसे पहला दायित्व किसका है? प्रधानमंत्री खुद का। अगर प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा नहीं रखेगा तो देश की जनता उस पद की गरिमा नहीं करेगी, और जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है उस आदमी की, विपक्ष का जो नेता होता है वो नंबर 2 होता है लोकतंत्र में। मैं एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर नंबर 1 होता है, विपक्ष का नंबर 2 होता है। दोनों की जिम्मेदारी होती है। मैं बिल्कुल, लेकिन ये तो मानेंगे नहीं, जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसे हम कहते हैं, किसका दायित्व बनता है? प्रधानमंत्री खुद अपने कुर्सी की, अपने पद के तो मतलब आप ये कह रहे हैं पल्लवी भाटी साहब पल्लवी ये कह रहे हैं कि दोनों ही ऐसे हैं, वो गिराते हैं और ये भी उसी भाषा में जवाब देते हैं। खत्म तो करने दीजिए, समय बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा पहले कुछ टाइम पहले, एक मिनट मैं खत्म कर लूं, एक मिनट। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे, बिल्कुल ठीक बात छेड़ी चारू जी ने। आप मनमोहन सिंह को जी बोल रहे हैं, अपने कैंपेन में कहा था कि यही मनमोहन सिंह जी आप यही देखिए फर्क आ गया है। बैठा है, बैठे थे मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र जब मोदी। रैली आप यही देख लीजिए फर्क। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है, जो बच्चे मेंटली जिनको कमजोर है, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनपे हंसते हैं। किस प्रकार ट्विटर पर उनकी आलोचना हुई है, इस बात को लेकर आप भी जानते होंगे। प्रधानमंत्री जी एक महिला को जर्सी काऊ कहते हैं। भाटी जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं इससे पहले, आप मुझे बताइए, चाल चरित्र की भाजपा में बात होती है, चाल चरित्र की। आपने भी ये बात से शुरू किया था शो। जिस पार्टी का सांसद अपने विधायक को जूतों से पीट रहा हो, वो पार्टी चाल चरित्र की बात करती है आज के टाइम। ये देखिए, ये विपक्ष का काम है सेंसेशनलिज्म क्रिएट करना। लेकिन मैं एक बात बोलना चाह रही थी, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी को एक समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक महिला, एक देहाती औरत कह दिया था, और यह कहा गया था बरखा दत्त जी के सामने। इसका सबसे पहले इस बात की निंदा किसने करी? नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये जो आप डिस्कोर्स की आप बात कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं अभी भी मानती हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां के हर एक नेता की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, चाहे वो हमारी पार्टी में हो, चाहे वो विपक्ष में हो। जब इंदिरा जी ने किया था, बांग्लादेश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान को तोड़ा था, और सेना ने ही तब किया था काम। कोई इंदिरा जी ने जाकर के, प्राइम मिनिस्टर तो कभी करता ही नहीं है, फ्रंट पर नहीं जाता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ऑपोजिशन के लीडर के तौर पर वाजपेयी जी ने उनको शेरनी का दर्जा दिया था, दुर्गा का दर्जा दिया था, उनको दुर्गा का दर्जा दिया था। और आज आप लाशों की गिनती करने लगते हैं। तो मैं चारू जी का जब नंबर आया, ये फर्क आ गया है कि तब की और आज की भाषा में। वो कि आपने कहा भी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की निंदा की थी माननीय मोदी जी ने अपशब्द प्रयोग करने पे जी, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं भी खूब गौर से अखबार पढ़ता हूँ, टीवी चैनल भी देखता हूँ, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की भी उन्होंने आलोचना की हो या ये कहा हो, रोका हो कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कल ही संस्कृति मंत्री क्या कौन सी संस्कृति फैला रहे हैं? कल ही, उससे पहले उनके संस्कृति तो आपके नेताजी भी फैलाते रहे हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, अजय जी और कांड भी हुए हैं। मैं किस किस का जिक्र करूं जो कांड हुआ था? पिता को मंच से धक्का दे दिया। नहीं भाटी जी, आपकी पार्टी में अगर आप ऐसी चर्चा करना चाहते हैं, नेता ने अपने बड़े नेता को मंच से धक्का दे दिया, अपने पिता को धक्का दे दिया। मैं तो आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप संस्कृति की बात कर रहे हैं। भाई राजनीतिक संस्कृति से ऊपर पारिवारिक संस्कृति होनी चाहिए। यहाँ भी अगर उसी भाषा पर उतर आएंगे तो फिर भाषा पर बात क्या हो जाएगी? अच्छा चलिए, आप लोग थोड़े से ठंडे हो जाइए। मुझे 10 सेकंड था जी, आप अपने तर्क रखें, मैं अपने तर्क रखूंगा, लेकिन बीच में चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। आप वैसे भी हमारी बहन है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। बिल्कुल नहीं भाटी भाई, लेकिन जब आप लेकिन फिर आप बीच में बोल रही हैं, तो जब एक बेटा अपने पिता को कुर्सी पाने के लिए धक्का दे देता है, और ये कहाँ की संस्कृति है? ये कहाँ की संस्कृति है? आप अडवाणी जी ऐसे हाथ पकड़ के उनका हर जगह सम्मान से लेकर जाते हैं, मोदी जी निकल जाते हैं। नहीं, आप लेकिन देखिए ऐसा है, आप लोग ताक में बैठे रहते हैं, कौन सा फोटो खींचा? आप अडवाणी जी से जाके अपने गिरेबान में आप अडवाणी जी से जाके पूछिए, उनका हाथ पकड़ के उनका ध्यान रखा जाता है, उनको संभाला जाता है। हमारे हर कार्यक्रम में बहुत ठीक ठाक दिया, अगर मैं भी चिल्लाना शुरू करूं तो आपको बोलने नहीं दूंगा। चलिए, मैं आप लोगों के पास दोबारा लौटूंगा। मैं आप जब पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास सुनी नहीं, एक बात तो सुन ले कम से कम मेरा। अच्छा ठीक है, बात पूरी कीजिए, सारी बात सुनेंगे। देखिए सुनिए, मैं हमेशा गंभीर बात में पार्टीबाजी का आरोप नहीं लगा रहा था, इन्होंने पार्टीबाजी में बदल दिया डिबेट को। नहीं, अगर पार्टीबाजी पे जाएंगे तो मैं दावा करता हूं
हम 100 उदाहरण देंगे बीजेपी के नेताओं के अपशब्द बोलने के, ये 1-2 उदाहरण दे पाएंगे केवल। 100 उदाहरण बीजेपी के, और बीजेपी के नेता कभी देखिए 1 साल पहले मैं अपने से नहीं कुछ करना चाहता अजय जी, मेरे पास लिस्ट है वैसे, इन्होंने शुरू किया 2-4 पन्नों, इन्होंने शुरू लेकिन मैं नहीं रखना चाहता। अभी जो जब इन्होंने याद दिलाया कि एक एमपी ने इनके एमएलए को जूते मारे, 4 सेकंड में 7 जूते मारे, तो कह रही थी सेंसेशनल फैला रहे हैं, और खुद कह रही है कि स्टेज से धक्का दे दिया। मतलब ये करें तो जायज है, दूसरे करें तो ना जायज है। हम इनकी गलतियां गिनवाएं, आप करें तो गुंडा कर दिए, ये करे तो जायज। हाँ, ये करें तो रासलीला, और हम करें तो कड़क ढीला। किसी का छोटा कोई झगड़ा हो गया, कोई निजी झगड़ा हो गया, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं बाप बेटे के। डॉक्टर गीता भट्ट, ओके, आई विल कम बैक टू यू गाइस। डॉक्टर गीता भट्ट, ये करीब करीब हम उसी तरह बढ़ते चले जा रहे हैं जिसकी हम बात करने बैठे हैं यहाँ पर। ये मिजाज हो गया है क्या? कुछ कमी हो गई है भीतर, जिसको सिद्धांत हम कहते हैं, जिसको कमिटमेंट हम कहते हैं, इसीलिए ऊपर ये नजर आता है। अजय जी, सभी पैनलिस्ट ने एक अपना अपना दृष्टिकोण रखा है। मैं थोड़ा सा समय मिलेगा मुझे शायद, और मैं बात शुरू करना चाहूंगी जब हमें स्वाधीनता मिली। थोड़ा सा इतिहास में जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो आज हम जिस तरह का वातावरण देख रहे हैं और जिस तरह देख रहे हैं कि भाषा की, मैं कहूंगी, अराजकता जो फैली हुई है, उस अराजकता का कारण कहां से, इसका जो मूल है उसको ही थोड़ा देखने की आवश्यकता है। कि 47 में जब हमें स्वाधीनता मिली तो हमें राजनीतिक स्वाधीनता तो मिली उस समय, लेकिन एक जो औपनिवेशिक सोच जो हमारी थी वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक, और आज भी मैं कहूंगी कहीं ना कहीं हमारे बीच तुरंत खत्म होने वाली चीज नहीं है, एक प्रक्रिया। जी हाँ, अब पंडित नेहरू जिस तरह से जब प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री बने देश के, उस समय आप, ये हम सभी जानते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात पे विषय आया तो जो 11 राज्य इकाई थी कांग्रेस की, उनमें से नाम किनका आया था? सरदार पटेल का। तो जो नेहरू जी का कोई नाम नहीं आया था, किसी से नाम नहीं आया था। जो वर्किंग कमेटी थी उनकी तरफ से ये प्रपोजल आया था। तो जब पहला जो देश की सत्ता जब आई और जब देश के लोगों ने देश की सत्ता अपने हाथ में ली, तो जो उस सीट पे जो व्यक्ति बैठा, जो व्यक्ति बैठा वो अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण बैठा। और हम जानते हैं कि 1950 में जब पहले अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पुरुषोत्तम दास टंडन जब बने, उनके पंडित नेहरू घोर विरोधी थे, और उन्होंने इस तरह का वातावरण उस समय पैदा किया कि उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अच्छा, हालांकि उस समय भाषा की मर्यादा, हम आएंगे फिर से आप लोगों के पास। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक बहस नहीं है, इसमें इन्हें कुछ और एंगल भी चाहिए, तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। और उनको उस समय जब जो कांग्रेस कमेटी का वक्तव्य आया, उसमें बल्कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की बहुत तारीफ भी लिखी गई, प्रशंसा की गई, और कहा उन्होंने बहुत कुछ पार्टी के लिए किया। तो भाषा की मर्यादा उस समय थी, लेकिन जो एक हमारी भारतीय राजनीति में जो एक नैतिक पतन है, वो उसकी जो शुरुआत के जो बीज हैं वो उस समय से बोए गए। और जिस प्रकार की जो सांस्कृतिक, आप ये कहें, एक राजनीतिक संस्कृति जो पूरे देश में उसके बाद से, क्योंकि वो जो सबके सामने एक वो उदाहरण था, एक जो वो मूल बन गया वहां पे, एक कि भाई ये पैरामीटर सेट हो गया, वही जैसी जो राजनीतिक दल बाद में भी आते रहे, आजादी हासिल करने तक जो आदर्श मौजूद था हमारे देश के राजनीतिकों में, वो आजादी मिलते ही, बिल्कुल। और जब आप ये देखिए कि जो नैतिक पतन है हमारी राजनीति का, जब उसकी पराकाष्ठा पहुंच गई, उसके बाद जब कुछ नहीं रह गया, तो वो भाषा में धीरे धीरे वो झलकने लगा। राजनीति का सबसे बड़ा संकट आज क्या रहा है? पिछले कुछ समय से थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन संकट बरकरार है। विश्वसनीयता का संकट, साख का संकट। लोगों को अपनी सियासतदान की बातों पर अब भरोसा नहीं होता है, जो पहले हुआ करता था। लोग नेता के पीछे चल देते थे उनके एक कॉल पर, आज वो सोचते हैं कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाषा बदल गई है। तो क्या ऐसी भाषा से सियासी लोगों का फायदा होता है या दरअसल उनका नुकसान ही हो जाता है?